मॉर्निंग दोस्तों, एजीएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज देखिए हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 9 ज्योग्राफी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहले हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है क्या। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का थीम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटेंट को हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शुभारंभ सर्वप्रथम देखिए वास्को डी गामा ने यूरोपियन कंट्री से स्टार्ट किया था। वास्को डी गामा ने यूरोपियन कंट्री से स्टार्ट किया था। वास्को डी गामा ने सर्वप्रथम व्यापार के उद्देश्य से अरबी देश से मसालों का व्यापार करते थे, मसाला लेते थे और मसाला ला करके यूरोपियन कंट्री में बेचते थे। यूरोपियन कंट्री में मसाला बेचते थे और इससे व्यापार करते थे, क्योंकि अरब से लेकर के यूरोप में मसाला बेचते थे तो ज़्यादातर इनको मुनाफा नहीं हो पा रहा था, तो बगल से ही लेकर के बगल में बेच रहे थे, जिससे कारण से उनको मुनाफा कम होता था। इसी बीच में एक व्यक्ति आया 1484 में, बार्थोलोम्यो डिगाज ने क्या कर दिया? नेविगेशन सिस्टम का निर्माण कर दिया। अर्थात नौचालक सिस्टम का निर्माण कर दिया, जिसके कारण से सी रूट का खोज हो गया। नाव के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से यूरोपियन कंट्री से भारत तक पहुंच गया। भारत के कहाँ तक? केरल तक पहुंच गया। और वास्को डी गामा पहली बार सी रूट के माध्यम से जब बार्थोलोम्यो ने नेविगेशन सिस्टम का निर्माण कर दिया, नौचालन का निर्माण कर दिया, समुद्री रास्ता का खोज कर दिया, इसी के रास्ते से जो है ना भारत में आ पहुंचा कौन? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा ने भारत में आकर के केरल पर पहुंचा। केरल में देखा कि मसालों का बहुत ज़्यादा खेती होता है और मसाला लेकर के यहाँ से फिर ले जाकर के यूरोपियन कंट्री में ले जाकर बेचा, जिनसे क्या हुआ कि अधिक मात्रा में इनको बेनिफिट हुआ वास्को डी गामा। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यूरोपियन कंट्री में बने हुए चीज़ों को भारत में लाना, अब भारत से बने हुए चीज़ें जैसे मसाला हुआ, स्पाइसेस हुआ, इनको ले आकर के यूरोपियन कंट्री में बेचना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। देखिए, जो चीज़ भारत के पास नहीं है वो यूरोपियन कंट्री से मंगाता है। जैसे खजूर की खेती की बात हम लोग करते हैं, खजूर की खेती यूरोपियन कंट्री में होते हैं, अरब में होते हैं, और ये सब खाड़ी देशों के बीच में होते हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे होते हैं। तो यूरोपियन कंट्री से खजूर ला करके भारत में बेचने लगे व्यापारी, और भारतीय से लेकर के मसाले को यूरोपियन कंट्री में बेचने लगे। इन दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एकाएक जो है ना बढ़ने लगे। दोनों के बीच में सुगमता आई, दोनों देशों के बीच में अच्छा तालमेल बना, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भी बढ़ता चले गया। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। देखिए, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता की बात हम लोग करते हैं, इस पॉइंट को समझिएगा कि संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि बात करते हैं, भारत के पास कच्चे तेल है नहीं। कच्चे तेल का उत्पादन खाड़ी देशों के समूह करते हैं, अरब हुआ, कुवैत हुआ, ये सब देश जो है ना पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं। ईरान हुआ, नाइजीरिया हुआ, इराक हुआ, कतर हुआ, कुवैत हुआ, सऊदी अरब हुआ, और लीबिया हुआ, संयुक्त अरब अमीरात हुआ। इन सभी देश मिलकर के तेलों का उत्पादन करते हैं, तो उनके पास संसाधन है, तेल का उत्पादन करते हैं। भारत के पास संसाधन नहीं है, तो भारत क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आएंगे, खाड़ी देशों से तेल लाएंगे और अपने यहाँ से बने हुए चीज़ें जो होंगे, भारत में बने हुए चीज़ें, जैसे कि बात करेंगे अनाज हुआ, फसल हुआ, इन सभी चीज़ों को
यूरोपियन कंट्री खाड़ी देशों में भेजना और खाड़ी देशों से तेल को लेकर के भारत में लेके आना। तो इनसे भी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होंगे, वृद्धि होंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बनेंगे। तो संसाधनों में भिन्नता के कारण से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। दूसरा हम लोग देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या के कारण से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नता आती है या आधार बनता है। आधार बनने का रीजन जनसंख्या की, जिस देश में जनसंख्या होगा वहीं तो बाजार लगेगा, और जहां बाजार लगेगा जनसंख्या ज्यादा रहेगा वहीं बड़ी बाजार बनेंगे। बाजार की संख्या बड़ा होगा, विस्तार होगा, तो वहीं पे तो सभी देशों के लोग आकर के व्यापार करना चाहेंगे, अपने देशों के बने हुए चीजें को यहाँ पे ला करके बेचने का काम करेंगे। जैसे भारत में मोबाइल अगर निर्माण होती है तो भारत के सॉफ्टवेयर बनाने में अधिक खर्चा पड़ जाता है, और बाजार में उसको मोबाइल में लाने में उसको ज़्यादा महंगा पड़ जाती है, जिनके कारण से भारत के लोग उनको बियर नहीं कर पाते हैं। तो भारत के पास एक मजबूरी हो जाता है कि चाइना मोबाइल खरीदना उनके पास मजबूरी रखते हैं। तो चाइना के लोग, चाइना देश आकर के भारत में व्यापार करेंगे, क्योंकि भारत एक बड़ा जनसंख्या वाला देश है, 130-40 करोड़ के देश जनसंख्या आबादी वाले देश है, जिसके कारण से यहाँ पे सभी देशों के व्यापारी लोग भारत में व्यापार करना चाहते हैं। आर्थिक विकास की प्रबंधता, इस पर जो है भारत सरकार भी 100% छूट दे रखा है। 100% क्या दे रखा है, छूट दे रखा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में 100% छूट दे रखा है कि आइए मेरे यहाँ व्यापार कीजिए और उसके बदले में आपको सुविधा दिया जाएगा, परिवहन का सुविधा दिया जाएगा, आपका रख रखाव का सुविधा दिया जाएगा, आपके यहाँ आइए अब मेरे यहाँ व्यापार कीजिए, टैक्स में आपको छूट मिलेगा, जिसके कारण से क्या होगा कि विदेशी कंपनी भी भारत में आकर के व्यापार करना सक्षम हो जाते हैं। और इनसे जिन क्षेत्रों में आकर के विदेशी कंपनी आकर के प्लांट बैठाएंगे, व्यापार करेंगे, उन क्षेत्रों का क्या होगा, विकास हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा बात करते हैं कि अगर सीमा क्षेत्र में शुल्क की संख्या कम कर दिया जाए तो बाहर से आए हुए देश, विदेशों से आए हुए व्यापार लोग भारत में आएंगे और व्यापार सुगमता से करेंगे। परिवहन तो समझ ही रहे हैं। परिवहन क्या होता है, परिवहन की सुविधा, अगर जिस देश में परिवहन की सुविधा दे रखेगा व्यापार करने, क्योंकि जो भी देश आएंगे यहाँ पे क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, तो उसको चाहिए परिवहन की सुविधा होना चाहिए। अपने वस्तुएं को, अपने कच्चे सामान को, अपने रॉ मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए उनको क्या चाहिए, परिवहन सुविधा चाहिए। अगर परिवहन सुविधा नहीं रहेंगे तो उस देश में आकर के विदेशी व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है आपका 5 पॉइंट, आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। व्यापार का परिणाम को समझिएगा। व्यापार का परिणाम किसको कहते हैं, जो भी वस्तु का व्यापार हो रहा है, ये हो रहा है, उसका वास्तविक माप व्यापार का परिणाम कहलाता है। अर्थात में जो भी वस्तुएं का व्यापार हो रहा है उसका वो वास्तविक जो माप होता है, जो वास्तविक आकलन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार का परिणाम कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा कि व्यापार के परिणाम के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, 2 एग्जाम्पल आपके पास है, आपके साथ लिए हम। तो है भारत जो चाइना के साथ देखिए कितना करता है, $0.3 मिलियन का व्यापार कर पाता है, लेकिन वही चाइना देखिए भारत में आकर के $1.3 मिलियन का व्यापार करता है। अर्थात एक जो है ना ज्यादा व्यापार भारत में करता है। इसका रीजन है कि चाइना के सामान जो है कम मूल्य पर वस्तुएं तैयार हो जाते हैं। पत्तन को समझिए। पत्तन 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक पत्तन, एक होता है बाह्य पत्तन। आंतरिक पत्तन उनको कहते हैं देश के अंतर्गत जो बंदरगाह होते हैं, यानी कि कहते हैं बड़े बड़े बंदरगाह समुद्र के किनारे आकर के लगते हैं, और समुद्र के किनारे से देश के अंदर तक नदी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से अंदर ले जाकर के जो एक बंदरगाह बना दिया जाता है, उसे हम लोग आंतरिक बंदरगाह कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग आंतरिक बंदरगाह का एग्जाम्पल देख रहे हैं क्या, कोलकाता जो हुगली नदी पर बसा हुआ है, ये आपका क्या हो गया, आंतरिक बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं। बाह्य बंदरगाह जो समुद्र के किनारे लगे होंगे, जैसे विशाखापट्टनम हुआ, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य बंदरगाह कहते हैं। जो बड़े बड़े जहाज आकर के समुद्र के किनारे लगते हैं और ये देश के सीमा क्षेत्र तक ही रह पाते हैं, देश के बाहर तक ही रह पाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य बंदरगाह या बाह्य पत्तन कहते हैं इसको।
देखिए ओपेक क्या होता है? ओपेक देखिए 13 देशों का पेट्रोलियम देश का क्या है? समूह है। ओपेक क्या है? 13 देशों का पेट्रोलियम देशों का संगठन है या समूह है। ओपेक में कितने देश आते हैं? ओपेक में 13 देश आते हैं। कौन आता है? कहते हैं अल्जीरिया आते हैं, इक्वाडोर आते हैं, गेवन आते हैं, इंडोनेशिया आते हैं, ईरान आते हैं, इराक आते हैं, कुवैत आते हैं, लीबिया आते हैं, नाइजीरिया आते हैं, कतर आते हैं, सऊदी अरब आते हैं, संयुक्त अरब अमीरात आते हैं और वेनेजुला आते हैं। ये 13 देश जो ना कहते हैं पेट्रोलियम देशों का समूह है। यही 13 देश मिल करके पेट्रोल का रेट कीमत निर्धारण करने का काम करते हैं। इन तीनों देशों में पेट्रोल का रेट अगर बढ़ाना है, इन सभी देशों में बैठा करके एक मीटिंग करते हैं और इसी मीटिंग के तहत पेट्रोल का रेट बढ़ाना या घटाना है जो है सुनिश्चित यही देश करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सार्क देश। सार्क देश क्या है? जिस प्रकार से ओपेक बना 13 देशों का समूह, उस प्रकार कहते हैं दक्षिण एशियाई देशों का समूह है सार्क देश। सार्क देश क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। इसमें टोटल 8 देश पाए जाते हैं। तो भारत ने भी देखा कि अपने आसपास के जितने भी नजदीक के देश है, कमजोर देश है या फिर कम विकसित देश है, ज्यादातर विकास नहीं कर पाए, उन देशों को विकास करने के लिए एक समूह बनाया जिसका नाम क्या पड़ा? सार्क। और भारत के जो आसपास वाले देश ही इनके समूह है। अगर इन 8 देशों में किसी को तकलीफ होता है, सभी देश मिल करके उनका क्या करेंगे? रख रखाव करेंगे, देख रेख करेंगे और हेल्प करने का काम करते हैं। देखते हैं कि सार्क में कितने देश आते हैं। सार्क में टोटल 8 देश है। कौन कौन? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव, अफगानिस्तान। ये 8 देश आपका सार्क देश है। 8 दक्षिण एशियाई देशों का क्या है? ये समूह है। ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रादेशिक सहयोग संगठन का गठन किया। इसमें प्रादेशिक सहयोग संगठन का गठन सार्क देशों ने मिलकर के किया है। आयात और निर्यात समझते हैं या आयात और निर्यात में अंतर क्या है, इनको हम लोग समझते हैं। आयात किनको कहते हैं? जब किसी देशों से वस्तुएं को अपने देश में लाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। और अपने देशों में उत्पादित वस्तुओं को विदेशों में अगर भेजते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। तो आयात और निर्यात मुख्य रूप से देखिएगा, आयात और निर्यात में अंतर क्या है समझते हैं। आयात में देखते हैं विदेशों से प्राप्त करना आयात कहलाता है और विदेशों में वस्तुओं को भेजना निर्यात कहलाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं आयात का, विदेशी मुद्रा का खर्च करना। देश में जो विदेशी मुद्रा रखा जाता है कि अगर कोई चीज़ें हमें आवश्यकता वाला चीज़ें हमको लाना है, किसी देश से खरीद करके लाना है, तो वो रिजर्व फंड में जो पैसा रहते हैं, तो विदेशी वस्तुओं पर जो रुपया खर्चा करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा का खर्च करना कहलाता है। दूसरा देखते हैं कि निर्यात का पॉइंट विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, अर्थात अपने यहाँ बने हुए चीजों को विदेशी बाजार में बेचते हैं तो विदेशों से जो रुपया प्राप्त होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा का प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं आयात का। तीसरा पॉइंट क्या है? उद्योग के लिए कच्चा माल, मशीनें इत्यादि प्राप्त करना। अब उद्योग अगर हमको लगाना है, भारत में उद्योग लगाना है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा सामान चाहिए, बड़े बड़े मशीन चाहिए, जो कि अगर भारत में नहीं है तो विदेशों से हम प्राप्त करना होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं वस्तुएं का अधिक उत्पादन कर विदेशी मुद्रा अर्जित करना। अर्थात समझिएगा कि वस्तुओं का अगर जितना हम उत्पादन कर रहे हैं उसका हम उपभोग कर लेते हैं भारत में तो उसका उतना बराबर हो जाता है। लेकिन अगर अधिक मात्रा में ये गाड़ी में इतना आवाज करता है क्या बोले, वस्तुएं का अधिक उत्पादन कर विदेशी मुद्रा अर्जित करना। अर्थात समझिएगा अपने यहाँ उपभोग से अगर अधिक वस्तुएं हम उत्पादन करेंगे तभी तो हम विदेशी बाजार में अपनी वस्तुओं का क्या करेंगे? निर्यात कर पाएंगे, बेच पाएंगे, तभी तो विदेशी मुद्रा को हम अर्जन कर पाएंगे। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं जनता के उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुएं आयात करना। अब हमारे देश में जिस प्रकार से बोलते हैं कि हमारे देश का इनकम कम है, व्यक्ति का पर व्यक्ति इनकम कम है, तो आवश्यकता जैसे कि मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल लेना होता है तो
भारतीय बाजार का अगर मोबाइल खरीदेगा तो महंगा पड़ जाता है, नहीं ले पाता है। कम मूल्य पर चाइना सामान मिल जाता है। ये भारत के पास मजबूरी है कि चाइना बाजार से जो है चाइना कंपनी को भारत में आने देना और चाइनीज मोबाइल को भारत में बेचने देना, क्योंकि भारत की व्यक्तियों की आवश्यकता की पूरा होती है। इसीलिए भारत सरकार ऐसा करना पड़ता है। भारत सरकार को, भारत सरकार की ये क्या है, मजबूरी है। देखते हैं निर्यात का चौथा पॉइंट देखते हैं। निर्यात द्वारा देशी विदेशी मुद्रा अर्जित करना। देखिए, जब तक हम वस्तुएं का निर्यात नहीं करेंगे तब तक देशी विदेशी मुद्रा को हम कैसे अर्जित कर पाएंगे। निर्यात के माध्यम से ही हम लोग ना देशी विदेशी मुद्रा को अर्जित कर पाते हैं। अगला एक टॉपिक आपका बचा हुआ क्या है, द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है। द्विपक्षीय व्यापार समझिएगा, दो देशों के साथ व्यापार करना ही द्विपक्षीय व्यापार कहलाता है। जैसे कि राफेल के क्षेत्र में फ्रांस से राफेल को खरीदा तो ये द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भारत और फ्रांस के बीच में व्यापार हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ, क्योंकि भारत के पास राफेल नहीं था तो फ्रांस से लेना भारत का मजबूरी था। और दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ, आपसी संबंध स्थापित करके। अगला देखते हैं बहुपक्षीय व्यापार क्या होता है। जब दो देश से अधिक देश आपस में मिल करके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापार करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं।